हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे और भाई मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं हर हफ्ते की तरह मैप इन न्यूज का एक और एपिसोड। बेसिकली इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यह है कि यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या बीते वर्षों में बढ़ी है उसे कवर करने का प्रयास है, और ये वो प्रैक्टिस है जो आपको आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में अर्थात प्रारंभिक परीक्षा में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाली है। ये याद रखिएगा कि अगर आप इस प्रोग्राम को पूरा फॉलो करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में केवल इस चैप्टर को, इस प्रोग्राम को पूरा फॉलो करने पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस दिखाई देंगे। फाइन। अब यहां एक और बात ध्यान से सुनिए। याद रखें कि अगर आप इस वीडियो में जो पीडीएफ यूज हो रही है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट एपिसोड की पीडीएफ कुछ रीजंस के कारण जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाई थी, बट इसके पहले के एपिसोड्स की और आज के एपिसोड की जो पीडीएफ है इस वीडियो के एंड होने के बाद आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इजीली मिल जाएगी। तो यह है भाई मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो ABHINAV अभिनव बोहरे ज्योग्राफी। फाइन, अभिनव बोहरे ज्योग्राफी। इस टेलीग्राम चैनल से जो है आप इस पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। बट याद रखें स्टडी IQ के जो समर सेल हैं ये स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप P2I बैचेस अर्थात प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाले हमारे बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं, अपनी तैयारी को प्रोफेशनल मैनर में, एक बेस्ट एग्जीक्यूट मैनर में प्ले करना चाहते हैं तो दिस इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। फाइन। प्राइस ड्रॉप है 26,999 की एकदम बेयर मिनिमम कॉस्ट पे आप इसे प्रिवेल कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही स्टडी IQ का जो ऑप्शनल बैचेस हैं ये स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा आपको यहां दिखाई देगा, भूगोल ऑप्शनल ये जो है आपके लिए स्टार्ट हो चुका है वैकल्पिक विषय के रूप में। इसमें जो क्लासेस हैं ये मैं कंडक्ट करूंगा और इसमें आपका पूरा सिलेबस अलॉन्ग विथ नोट्स, मैपिंग, ये सब कुछ कवर्ड होगा। यानी कि इसका पार्ट बनने पर आपके प्री क्वालिफाई करने के चांसेस हाईली इंक्रीज हो जाते हैं। इस दोनों ही केस में अगर आप कोर्सेज का पार्ट बनना चाहते हैं तो AK लाइव कोड का यूज करिएगा, तभी जो कॉस्ट आपको यहां दिखाई दे रही है 15,000, अराउंड 15,000 जो कॉस्ट आपको दिख रही है ये आपको देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली न्यूज के साथ। आप यहां देखेंगे अभी से कुछ समय पहले की ही एक खबर है कि हाल ही में भारत ने रावी नदी पर जो शाहपुर कांडी बांध है इसका निर्माण करा, और इसके निर्माण के पूरे होने के साथ पाकिस्तान में जाने वाली रावी नदी का जल जो है वो अब भारत ने पूरी तरह से रोक लिया है। इस कारण ये जो पूरा एरिया है ये न्यूज में रहा है। साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान जाने के पहले भारत के पंजाब वाले एरिया में आप पाएंगे कि पठानकोट एक जिला है जहां पर इस बांध का निर्माण करा गया था। अभी हम इसे मैप पर भी देखेंगे। और ये जो बांध था इसका निर्माण बेसिकली आज से 45 इयर्स पहले जो है वो स्टार्ट हुआ था और रुक भी गया था। इसे अभी कंप्लीट करा गया है और अब रावी नदी का जल जो है वो भारत ही उपयोग करेगा। ये पंजाब नहीं, जो पाकिस्तान वाला पार्ट है पंजाब का, वहां पर इसका पार्ट नहीं जाएगा। और ये भारत के लिए एक बड़ा अचीवमेंट भी रहा, स्ट्रेटेजिक विन भी रही और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। अब यहां हम चर्चा करने वाले हैं वो मैप बेस्ड प्रश्नों के बारे में जो आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए पहले इसे एक फ्री हैंड मैनर में समझते हैं, फिर इसके बारे में अदर चर्चा करेंगे भाई। अब यहां ध्यान से देखिए, रावी नदी अर्थात सिंधु नदी जल का तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। रावी नदी या हम कहें सिंधु नदी तंत्र। फाइन। अब जरा फोकस करिएगा, मैं आपसे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करता हूं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखें कि सिंधु नदी तंत्र जो है वो कितने देशों में विस्तृत है, खासकर हम रावी नदी पर फोकस करेंगे। चलिए ध्यान दें, यहां आपको दिखाई देगा भाई कुछ इस तरीके से। इस स्थान पर आपको दिखाई देती है कैलाश मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, और इसी प्रकार से इस मानसरोवर झील के समीप आपको एक दूसरी रिवर ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देगी जिसे हम बेसिकली कहेंगे भाई सिंधु।
तो इस तरीके से आपको दिखाई देगी भाई सिंधु नदी, इसका ओरिजिन होता है। ओरिजिन जो है वो बेसिकली मानसरोवर झील के समीप स्थित इलाके से होता है। डन। अब ये आ रही है सिंधु, इसके पश्चात आपको जो है वो कुछ अन्य नदियां, जैसा यहां आप देख पाएंगे ये है भाई झेलम। ओके, झेलम आती कहां से है? तो झेलम आती है भाई बेसिकली बेरीनाग, शेषनाग, दो स्थान है, यहां से इसका ओरिजिन होता है। और ओरिजिन के पश्चात ये जो है कश्मीर घाटी से गुजरती है। कश्मीर घाटी के किनारे ही आई थिंक आपको याद होगा कि यहां पर जो है वो श्रीनगर स्थित है। डन। यहां से होते हुए मिएंडर करते हुए पीओके वाले पार्ट से होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, अर्थात सिंधु झेलम। अब इसके बाद आपको दो नदियां मिलती हुई दिखाई देंगी इस तरीके से। ये है भाई चिनाब वाली रिवर, ठीक है। अब ये जाएगी और प्रवेश करेगी पाकिस्तान में, और इसके पश्चात जो है आपको दिखाई देगी रावी नदी। ओके, सो कुछ पीछे से होते हुए रावी नदी जो है इस तरीके से आएगी। अब यहां जरा ध्यान दें, मैं आपको ओरिजिनल नक्शे में जो है इसे दिखाऊंगा। ये जो है वो रावी नदी है। डन। अब रावी नदी चलते हुए जाएगी और अपना जल विसर्जित करेगी चेनाब में। डन। इसके पश्चात जो है आपको एक और नदी दिखाई देगी, सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब रावी। देन यहां पर इसके पास से ही ब्यास नदी आएगी, और देन यहां से मानसरोवर के समीप से जो है वो सतलुज नदी का उद्गम होगा। और इस तरीके से सतलुज नदी अन्य सभी नदियों का जल लेते हुए जो है वो प्रवेश कर जाएगी सिंधु में। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, यूपीएससी ने इससे पहले भी प्रश्न पूछे हैं। अगर मैं आपसे कहूं तो सीधा सीधा तो यह प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु नदी से सीधे मिलने वाली इसकी एकमात्र सहायक नदी जो कि दो अन्य नदियों के माध्यम से सभी नदियों का जल लेते हुए सिंधु नदी में प्रवेश करती है, वो कौन सी नदी है? यह सिंपल सा एक प्रश्न था। आई थिंक आप पीछे इस नक्शे से आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। फाइन, ये नदी है बेसिकली जो सतलुज वाला भाग है। ओके, तो ये है भाई सतलुज नदी, ये है भाई सिंधु नदी। ओके, ये है भाई झेलम नदी, ये है रावी, चिनाब, और उसके नीचे भाई रावी, और फिर आएगा ब्यास, और फिर आएगा सतलुज। ओके, सो ये पूरा सिंधु नदी तंत्र का डायग्राम है। अब जरा एक एक करके हम सिंधु नदी के बारे में और सतलुज खासकर इन नदियों के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो भाई जो रावी नदी है इसका उद्गम कहां से होता है? तो याद रखेंगे कि जो रावी नदी है इसका एग्जैक्टली अगर हम देखें तो जो उद्गम है ये होता है भाई हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के समीप एक इलाका है जिसे कहा जाता है लाहुल स्फीति। लाहुल स्फीति वाले इलाके से ये ओरिजिनेट होती है। आइए जरा देखना स्टार्ट करते हैं। इसका जो ओरिजिन है ये लाहुल स्फीति एरिया में हिमाचल प्रदेश में होता है। लाहुल स्फीति क्षेत्र से इसका ओरिजिन होता है, अर्थात उद्गम होता है। ओके, उद्गम लेने के पश्चात ये चंबा घाटी वाले क्षेत्र से, जो कि आता हिमाचल प्रदेश में ही है, यहां से गुजरती है। और चंबा जो है वो एक जिले का भी नाम है, और यहां पर भी इस पर एक महत्वपूर्ण परियोजना है। तो इसे भी आप थोड़ा याद रखेंगे कि ये जो नदी है आपको इस प्रकार से दिखाई देगी, रावी नदी। ये आपको दिखाई देगी कि ये चंबा घाटी से होकर गुजरती है, हिमाचल प्रदेश से इस प्रकार से इसका उद्गम है। डन। तो चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश से गुजरेगी, चंबा जिले से गुजरेगी। और साथ में इंपॉर्टेंट बात, ये जो नदी है ये सीमा का निर्माण करती है। ठीक, दो प्रकार की सीमाएं हैं। ओके, इसे थोड़ा सा आप अपने दिमाग में सेटल डाउन रखें। एक है भाई जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। ओके, और एक है भाई जो राज्य की सीमा है, राज्य की सीमा। ओके, ये पूछा गया प्रश्न है इसलिए थोड़ा सा फोकस रखिएगा। देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये कौन सी है, तो भारत तथा पाकिस्तान की, भारत तथा पाकिस्तान की ये सीमा का निर्धारण करती है। और साथ ही आप जरा इस नक्शे पर देखें,
आपको एक बात नजर आएगी कि ये जो नदी है जब ये अपना नेचुरल फ्लो कर रही है, अर्थात जब ये फ्लो करते हुए आगे आएगी, तब इस कुछ क्षेत्र में यहां कहीं पर आपको दिखाई देगा कि ये नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की भी सीमा का निर्धारण कर रही है प्राकृतिक तौर पर एक लिमिटेड एरिया में। तो राज्यों की सीमा की अगर हम बात करें तो भारत के हिमाचल प्रदेश तथा हमारे पंजाब वाले एरिया की सीमा का निर्धारण जो है इसी नदी के द्वारा करा जाता है। डन। अब एक और डायमेंशन सुने, याद रखिए कि जो सतलुज नदी है, जहां पर आप ये पाएंगे कि आगे जाकर पाकिस्तान में ये अपना जल विसर्जित कर रही है सिंधु में, यहां का पूरा एरिया हमारे लिए मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ सेक्शन पे हम फोकस करेंगे। फाइन। जैसा आप एक पॉइंट इसमें ऐड करें जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है, दैट जो रावी नदी है इसके किनारे, रावी नदी के किनारे आपको जो है दो प्लेसेस दिखाई देंगे। एक है भाई अमृतसर और एक है भाई लाहौर। सो लाहौर और अमृतसर ये दोनों ही आपको जो है वो रावी नदी के पास जो है वो स्थित दिखाई देते हैं। अब जरा एक बात और नोटिस करें, ये जो परियोजनाएं अभी स्टार्ट हुई हैं, ये स्टार्ट हुई परियोजनाएं इतनी ज्यादा न्यूज में क्यों हैं? इसका भी एक जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, इसे समझ लें। इसका एक जियोपॉलिटिकल डायमेंशन है। क्या डायमेंशन है? तो ध्यान से सुनिए। पाकिस्तान जो है इसका रिवर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, यानी कि भारत से पाकिस्तान काफी ज्यादा अपने आप को कुंठित महसूस करता है। इसके पीछे का एक बड़ा कारण है, कारण इसकी जियोपॉलिटिक्स। ध्यान से अगर आप देखें तो पाकिस्तान की एक एक रिवर जो कि पाकिस्तान की जीवन रेखा है, यहां कहीं पर आपको नक्शे पे दिखाई देगा कि ये जो है ये पाकिस्तान वाला एरिया है, और इस एरिया में जितनी भी मेजर रिवर्स हैं, चाहे सिंधु हो, झेलम हो, चिनाब हो, रावी हो, व्यास हो, सतलुज हो, ये सारी ही नदियों पर का आप क्षेत्र ध्यान से देखेंगे तो ये भारत से ही होकर गुजरती हैं और प्रवेश करती हैं पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान के लिए एक स्टेटमेंट जियोपॉलिटिकली कहा जाता है दैट पाकिस्तान को इंडिया जो है वो काफी ज्यादा परेशान कर सकता है, बिकॉज सिंधु नदी का जो जल है, सिंधु नदी जल, ये जो है ये याद रखिएगा कि ये काफी ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि भारत से ही होकर एक एक बूंद जो है वो पाकिस्तान जाती है। एक स्टेटमेंट कोट करता हूं, इसे नोट डाउन जरूर करिएगा। अंग्रेजी में लिखा गया स्टेटमेंट था, बाद में मैं रूपांतरण भी करूंगा ताकि इसकी आप फीलिंग को भी समझ पाएं। दैट नो अदर नेशन कैन डेविस्टेट एज थॉरोली एज इंडिया कैन डेविस्टेट पाकिस्तान जस्ट बाय अ सिंगल एक्सरसाइज ऑफ ब्रेकिंग वाटर ऑफ इंडस। यानी कि कोई भी एक देश दूसरे देश को उतने बुरे तरीके से तबाह नहीं कर सकता जितनी बड़ी तबाही भारत ला सकता है केवल एक कार्य करके, वो है सिंधु नदी जल का जो है वो रास्ता रोककर। पाकिस्तान की हाईली डिपेंडेंसी है, और इसलिए आप पाएंगे कि लगभग 1962 के 60 के आसपास जो है वो पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को मध्यस्थता कराई, और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है एक समझौता हुआ जिसे कहा जाता है सिंधु नदी जल समझौता, जिसके तहत सिंधु, झेलम, चिनाब इसका मैक्सिमम पोर्शन पाकिस्तान रखेगा, और रावी, ब्यास और नीचे सतलुज इसका मैक्सिमम पोर्शन इंडिया रखेगा, जिसका इंडिया अब उपयोग करना चाह रहा है। ठीक, आज से पहले तक अधिकांश पोर्शन जो है, एक बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाता था। अब जरा करंट के कुछ और टॉपिक्स पर ध्यान दें। यहां आपको दिखाई देगा कि जो सिंधु नदी है, जो झेलम नदी है, और इसकी अन्य सभी नदियों पर जरा आए यहां ध्यान से देखें। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये जो प्लेसेस आप देख रहे हैं, इनमें जरा गौर करें। ये सारी वो परियोजनाएं हैं जो कि किस पर सिचुएटेड हैं? रावी नदी पर। ठीक है, तो इस पर आप खासा नजर बनाए रखें। रावी नदी पर जो अन्य परियोजनाएं हैं ये कौन सी हैं, और इसे ठीक से सिंक इन कर लें। ठीक है,
क्रम याद हो गया आपको, और इसके पश्चात आपने जो है वो कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी उस रिवर के बारे में देखी। अब यहां जरा ध्यान दीजिए, आपको यहां अन्य कुछ परियोजनाएं हैं उन पर फोकस करना है। जैसे आप पाएंगे कि एक सबसे महत्वपूर्ण परियोजना तो आपको जो है वो शाहपुर कांडी डैम या परियोजना के नाम से मिलेगी। इसके पश्चात इसी के पैरेलली, इसके समानांतर आपको एक और जो है वो परियोजना दिखेगी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिखेगा ऊज के नाम से। डन। ये दोनों ही आपको सेम जो है वो एरियाज में दिखेंगे, बस कुछ स्थान का अंतर है। डन। इसके पश्चात आपको जो है वो कुछ और परियोजनाएं, जैसे कावेर हाइड्रो प्रोजेक्ट, इसके अलावा कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये ध्यान रखें कि ये क्रम कौन सा है। ओके। इसके अलावा राटले हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये सारे ही प्रोजेक्ट्स सिचुएटेड हैं रावी नदी पर। ओके। तो ये रावी नदी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये आपको याद रखना है। अब जरा इस प्रश्न पर गौर करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। प्रश्न में पूछा गया है कि जो रावी नदी है इसके संबंध में कुछ कथनों पर विचार करें। इससे पूछा गया कि इसका प्रवाह केवल और केवल भारत के 2 राज्यों में होता है, पहला कथन। दूसरा कथन, यह सतलुज की सहायक नदी है। और तीसरा कथन कि रंजीत सागर बांध इसी पर स्थित है। यह एक अलग स्टेटमेंट है। आई थिंक इसके ऊपर के 2 स्टेटमेंट्स का अंदाज आप जो है वो आसानी से लगा पा रहे होंगे। एक नया स्टेटमेंट है, आपके विचार के लिए है। आइए इन स्टेटमेंट्स पर जो है वो गौर करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसका प्रवाह 2 भारतीय राज्यों में है। तो जरा इधर आप बहुत ध्यान से इस मैप को देखिए। आप पाएंगे कि जो नदी की हम चर्चा कर रहे हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है भाई सिंधु, ये है भाई झेलम, ये है चिनाब, और दिस वन इज रावी। फाइन। तो आप अगर नोटिस करें तो रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश और हमारे पंजाब, ये भारत के 2 राज्यों से गुजर रही है, यानी कि स्टेटमेंट हमारा राइट है। दूसरा, यह सतलुज की सहायक नदी है। तो भाई ये जो नदी है, ये नदी आप पाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, दिस वन इज सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी। ओके। यहां आप जरा ध्यान दें, रावी चलते हुए आएगी और रावी आकर अपना जल किसमें विसर्जित कर रही है? नोटिस करेंगे तो चिनाब में अपना जल विसर्जित करें। और अगर याद करने में कोई समस्या हो आपको तो आप इस तरीके से याद भी कर सकते हैं। मैंने अपनी सीरीज में भी आपको इसके बारे में बताया था दैट अगर याद ना हो तो सिंधु, झेलम, इस तरीके से आप याद कर लें। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये नदियों का क्रम है। सिंधु भाई सीधे अरब सागर में जाती है, अरब सागर में इसका जल जो है वो विसर्जित होगा। सिंधु से सीधे मिलने वाली एकमात्र नदी है झेलम। झेलम ब्यास नदी का जल लेकर जाती है, और ब्यास नदी के लिए याद रखिएगा एकमात्र सिंधु नदी तंत्र की नदी जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती, पाकिस्तान जो है वो नहीं जाती। इसके अलावा सिंधु से मिलने के लिए चिनाब नदी जो है वो विसर्जित होती है सतलुज में, झेलम और रावी नदी का जल लेकर। ओके। तो ये सिस्टम के माध्यम से आप हर एक समय पर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो उसका आंसर दे पाएंगे। डन। अब रहा तीसरा स्टेटमेंट, तो याद रखिए कि जो रंजीत सागर बांध है ये एग्जैक्टली रावी नदी के तट पर ही, रावी नदी पर ही स्थित है, जलापूर्ति के लिए बनाया गया बांध है। तो याद रखिएगा कि ये जो रंजीत सागर बांध है, रंजीत सागर ये बांध है, इसे भी आप याद रखेंगे कि ये रावी नदी पर ही स्थित है। डन। सो ये वो सारी लोकेशनल एनालिसिस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आइए नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट खबर यह है कि पिछले कुछ समय पहले ही भारत ने जो है वो फिलीपींस को जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है इसकी पहली खेप भेजी है। ठीक है। आई थिंक आप परिचित होंगे सुपरसोनिक मिसाइल क्या होती हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिए कि ब्रह्मोस बेसिकली जो है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है
इसका निर्माण भारत और रूस ने मिलकर करा है। नाम जो है वो मॉस्को रिवर और भारत की ब्रह्मपुत्र रिवर इसके नाम पर हुआ है। 1998 को अगर मैं कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं भाई, तो 1998 को जो है ब्रह्मोस मिसाइल का हमने जो है ये डील साइन करी थी। 2007 में ब्रह्मोस मिसाइल का जो है हमें पहली खेप मिली, जो कि हमारी जो है वो सेना के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा उपयोग की गई। इसके अलावा आप पाएंगे कि मार्च 2013 में आपको लगभग 68 अर्थात 6800 करोड़ में हमने जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल का जो है वो दूसरा ऑर्डर दिया, और अभी ब्रह्मोस का सेकंड वर्जन अर्थात ब्रह्मोस 2 ये हमें जो है वो मिलने वाली है। अब ये तो हुई बात भाई ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। अब काम की बात यह है कि इस न्यूज के आने के पश्चात ये पूरा एरिया ही अब हमारे लिए मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम जैसा हर बार करा करते हैं, अगर कोई अंतरराष्ट्रीय न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज है, तो पहले हम उसकी सीमाओं के बारे में देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको यहां पर दिखाई देगा कि यह है भाई हमारा फिलीपींस वाला पोर्शन, और जो फिलीपींस है यह एक द्वीपीय देश है। 7000 से अधिक द्वीप हैं इसमें। ये द्वीप 3 समूहों में बांटे गए हैं। अगर मैं आपको 3 समूह दिखाऊं तो एक सबसे ऊपर जो दिखाई देगा लुजोन द्वीप, सेकंड है विसायस द्वीप, और थर्ड है मिंडानाओ द्वीप। ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। आइए जरा इसके बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट भाई ये है हमारा फिलीपींस। फिलीपींस याद रखिए कि फिलीपींस बेसिकली एक द्वीपीय देश है, आइलैंड नेशन है। 7000 से अधिक द्वीपों का यह समूह है, जैसा मैंने आपको बताया। फिलीपींस एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश फर्स्ट पॉइंट। लगभग 7000 द्वीप इसमें जो है वो स्थित हैं, आइलैंड्स इसमें स्थित हैं। याद रखिएगा इसकी जो राजधानी है ये मनीला है। अभी मैं आपको इसके बारे में और भी कुछ चीजें बताऊंगा। ये मनीला का एरिया काफी ज्यादा पाइनएप्पल का प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है, और साथ ही यहां पर आपको जो है वो इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर ये दिखाई देगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए कि ये जो क्षेत्र है ये काफी ज्यादा धान का जो है वो धान पर इसकी निर्भरता है। धान का एक बड़ा कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। और यहीं पर आप पाएंगे कि जो सेकंड आप कहें या एशिया का कह लीजिए हरित क्रांति का आधार रहा था। ये हरित क्रांति का ये जो है आधार बना था एशिया के लिए। काफी ज्यादा R&D में हेल्प करी थी इस इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर ने। तो ये एक बात। और एक काफी इंटरेस्टिंग चीज ध्यान दीजिए, टॉपिक के अंतर्गत इसे काफी ज्यादा फोकस पर रखकर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये है भाई हमारा अफ्रीका वाला पोर्शन, जरा कंसेप्चुअल पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। ये है भाई हमारा अफ्रीका वाला पोर्शन, ये है अरब का प्रायद्वीप वाला पोर्शन, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये है हमारा इंडिया, और ये वो पोर्शन है जहां कहीं पर अभी हम हैं। ठीक है, जरा इस पर फोकस करें। कुछ इस तरीके से आपको यहां द्वीप दिखाई देंगे। ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं। यहां आपको बोर्नियो दिखाई देगा, और यहां कहीं पर आपको जो है वो फिलीपींस दिखेगा। अभी हम डिटेल में भी मैप पर जाएंगे, पर अभी मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूं। देखिए ध्यान से, ये आपको दिखाई देगी भाई भूमध्य रेखा यहां से गुजर रही है, थोड़ा सा टच करती है इंडोनेशिया को। और अगर अब मैं आपसे कहूं कि मॉनसून कहां से भारत में प्रवेश करता है, तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि जो भारतीय महामॉनसून है, जिस मॉनसून से भारत में वर्षा होती है, उसी मॉनसून से याद रखिएगा कि फिलीपींस अर्थात हमारे दक्षिण पूर्वी एशिया में वर्षा होती है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि फिलीपींस वाले एरिया में भी मॉनसूनी बारिश होती है। और केवल फिलीपींस में नहीं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, यहां मैं मेंशन भी कर देता हूं, साउथ ईस्ट एशिया
अर्थात दक्षिण पूर्वी एशिया में मॉनसूनल रेनफॉल है, मानसूनी वर्षा होती है। इसीलिए इसका एक पॉइंट आप याद रखिए, खासकर हमारे मनीला फिलीपींस के लिए, दैट यहां पर जो पर्णपाती वन है, पर्णपाती वनों का अच्छा विस्तार है। कुछ सदाबहार वन भी दिखते हैं, पर्णपाती वन भी दिखते हैं, परंतु मॉनसूनल रेनफॉल वाला क्षेत्र है, इसे भी आप अपने दिमाग पर सेटल डाउन रखेंगे। ये भाई अफ्रीका है और यहां पर हमारा ग्रेट इंडिया है। ये साउथ ईस्ट एशिया वाला पोर्शन है, अभी मैं इसके ऊपर भी चर्चा करने वाला हूं। डन। अब जरा ध्यान दें, याद रखिएगा कि जो मनीला है, या मैं कहूं जो फिलीपींस है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये मुख्यतः जो है वो 3 प्रमुख द्वीपों में डिवाइडेड है। इसमें 3 प्रमुख द्वीप हैं। ओके, डन। अब ये जो 3 द्वीप हैं, जरा इन पर फोकस करिए। सबसे पहला है लुजोन द्वीप। लुजोन द्वीप, इसके लिए आप अपने दिमाग पर एक फैक्टर जो है वो सेटल डाउन रखेंगे कि ये सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है बेसिकली किसका, फिलीपींस का। सेकेंडली यहां पर जो है, अगर मैं आपको जरा दिखाऊं, इस नक्शे पर देखें तो एक है विसायस द्वीप। जो विसायस द्वीप है ये इसका मध्यवर्ती द्वीप है, और अभी मैं इसके लोकल सीज पर भी आऊंगा। जैसे ये घिरा हुआ है साउथ चाइना सी से, सुलो सी से, और यहां पर देखिएगा सिलेबस नहीं, सेलेबस सागर से। ठीक है, अभी हम इस नक्शे को भी प्लॉट करेंगे भाई। आए जरा ध्यान से देखें, आप पाएंगे कि एक है, जैसा मैंने आपको बताया, ये द्वीप कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, सेकंड नंबर पे विसायस द्वीप। ओके, नेक्स्ट हमारा जो द्वीप है विसायस द्वीप, ये याद रखिए कि ये द्वीप जो है ये मध्यवर्ती कहलाता है, ये इसका मध्यवर्ती द्वीप है। और इसी द्वीप के आपको पश्चिमी भाग में, वेस्टर्न साइड अर्थात पश्चिमी भाग में, आपको जो है वो सुलो सागर, अगर आप यहां देखेंगे SULU, सुलू, ओके, ये सागर आपको दिखाई देगा, सुलू सागर का विस्तार है। ठीक है, ये मध्यवर्ती भाग है, काफी ज्यादा जो है विच्छेदित है। सबसे बड़ा भाग लुजो द्वीप है। ठीक है, इसी तरीके से इसका एक और सेक्शन अगर आप देखें तो 3 है भाई, तो एक और सेक्शन होगा, बट ऑब्वियस है। देखिए थर्ड जो एरिया आप देखेंगे ये है मिंडानाओ आइलैंड या मिंडानाओ द्वीप। मिंडानाओ द्वीप आपको दिखाई देगा, और ये जो मिंडानाओ द्वीप है ये इसका सबसे दक्षिणतम द्वीप है, सबसे दक्षिणतम द्वीप है। ओके, अब इसी के सदर्न पार्ट में, इसी के दक्षिणी भाग में, याद रखिएगा इस तरीके से, ये आपको सी दिखाई दे रहा है, सेलेबस सी। ये सेलेबस सी बेसिकली मिंडानाओ के दक्षिणी भाग में है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, याद रखिएगा कि इससे प्रश्न आते हैं, एफर्ट अगर आप पुट करेंगे तो ये एक अच्छा आउटकम आपको देगा। इसलिए ध्यान से देखें और कवर करें इस चीज को, कॉपी और पेन लेकर बैठे, एक एटलस लेकर बैठे। ठीक है, तो इसका जो दक्षिणी भाग है यहां पर आपको सिलेबस या कई बार सेलेबस, ये सागर दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे दक्षिणी द्वीप, इसके अलावा सिलेबस सागर के आसपास। ओके, डन। चलिए, अब यहां पर कुछ चीजें और भी हैं, जैसे जो आपको द्वीप दिखाई दे रहा है, अर्थात जो हमारा फिलीपींस है, ये फिलीपींस जो है ये सीमा, या मैं कहूं इसके आसपास स्थित देश कौन से हैं, आसपास स्थित जो देश हैं ये कौन से हैं। और मैं एक हिंट अगर आपको दूं
तो आसियान देशों का ये पार्ट है। एक प्रश्न के माध्यम से हम इसे कवर करेंगे, देशों का हिस्सा है ये भाग। आगे मैं अभी आज ही की क्लास में इस पर चर्चा करूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा टेलीग्राम चैनल से। और लास्ट क्लास के लिए आई रियली वांट टू अपोलोजाइज, मेरी तरफ से भाई क्षमा याचना, इसीलिए क्योंकि मैं प्रीवियस क्लास का जो है वो स्लाइड अवेलेबल नहीं करा पाया था। अभी मैं इस स्लाइड को जो है वो डेफिनेटली आपको सेंड कर दूंगा। ये पूरी चीजें आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद से इसे नोट डाउन करिएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन हम देखेंगे। अभी जरा थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा इस एटलस के इस हिस्से पर अंदर प्रवेश करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो यहां पर हम फ्री हैंडली इसे ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। एक है भाई यहां पर लुजोन द्वीप, ठीक है। इसके अलावा फिर कुछ अन्य छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर जो है आप पाएंगे यहां पर कुछ इस तरीके से विसायस द्वीप दिखाई देगा, विसेयस द्वीप दिखाई देगा। और लास्टली आपको यहां एक हिस्से में जो है वो दूसरा द्वीप इस तरीके से दिखने को मिलता है। ये जो है मिंडानाओ द्वीप है। डन। अब जरा ध्यान दें, यहां पर मिंडानाओ द्वीप के नीचे सेलेबस है, इसके ऊपर सुलू सागर है और इसके ऊपर दक्षिण चीन सागर है। इसे अपने दिमाग पर इसलिए सेटल डाउन करें बिकॉज जब आप इसे अभी देखेंगे तो कुछ चीजें इसमें मैं ऐड करने वाला हूं। ओके, तो जरा ध्यान दें, इस तरीके से इसके कुछ द्वीपों का विस्तार आगे की ओर है, आप इसे याद रखेंगे। और इसी तरीके से आपको यहां पर भी जो है इसका कुछ विस्तार देखने को मिलता है। ओके, तो इस पर थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित रखिएगा कुछ समय तक। बहुत टफ नहीं है बट आपको याद करना पड़ेगा। यहां है सुलू सागर, ओके, यहां पर है सेलेबस सागर, ओके। ऊपर फिर यहां आपको जो है वो साउथ चाइना सी दिखाई देगा, ओके। नीचे वाला जो सेक्शन है यहां आप जरा ध्यान से देखें तो आपको नीचे वाले पोर्शन में फिर जो है इंडो पैसिफिक वाला एरिया दिखेगा। और उस तरफ याद रखिए इस तरीके से यहां पर फिलीपींस सागर, फिलीपींस सागर ये देखने को मिलेगा। और ये बच्चे याद रखिएगा प्रशांत महासागर का, प्रशांत महासागर का हिस्सा है। अब क्योंकि प्रशांत महासागर का जिक्र आ चुका है, आइए मैं इसमें एक और पॉइंट आपके लिए ऐड करता हूं। याद रखिएगा कि जो आपने यहां लिख रखा है फिलीपींस के लिए आसियान देशों का पार्ट है, यहां एक और पार्ट आप ऐड कर सकते हैं। याद रखें कि ये जो फिलीपींस वाला पोर्शन है ये बेसिकली पैसिफिक रिंग ऑफ फायर अर्थात प्रशांत महासागर की अग्नि मेखला का हिस्सा है। क्या होता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, किसी दिन इसकी भी अलग से हम मैपिंग कर लेंगे भाई, ठीक है। अभी अगर मैं उससे दायरे से बाहर जाता हूं तो हम न्यूज से काफी दूर हटते जाएंगे। ओके, चलिए, तो फिलीपींस सागर, प्रशांत महासागर, ये जो आपको ऊपर द्वीप दिखाई दे रहा है याद रखिए ये है लुजोन द्वीप, ये है भाई विसायस द्वीप, और ये जो नीचे वाला है ये याद रखिएगा ये है मिंडानाओ द्वीप। अब जरा यहां ध्यान दें, आपको कुछ और इंफॉर्मेशन यहां दिखाई देगी। देखिए, जो इस पूरे जो है वो फिलीपींस की हाईएस्ट पीक है, ये है यहां पर दिखाई देगी आपको कुछ इस प्रकार से माउंट पाउ लोंग या पू लोंग भी कहा जाता है, PULONG भी है, PULOG पुलोग भी है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आपको जो है वो कहां देखने को मिलता है, ये आपको लुजोन द्वीप पर देखने को मिलता है। और इसी तरीके से आप नीचे जाएंगे तो आपको जो है यहां पर एक और पीक दिखाई देगी, इसे कहा जाता है आपू। ये आपको दिखाई देगा बेसिकली कहां पर, बेसिकली मिंडानाओ द्वीप में, ठीक है। अब
जरा इस पर जो है हम कुछ चीजें ऐड कर लेते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ओके, ये दो जो है वो पीक्स हैं। एक है भाई जो आपने देखा यहां पर, जस्ट अ सेकेंड, एक आपने देखा भाई इस स्थान पर, ये है अपोव, और एक आपने देखा इस स्थान पर, फाइन, पुलोंग। ओके, जस्ट अ सेकेंड, PULOG, पुलोंग। ठीक, ये इसकी हाईएस्ट पीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। फिलीपींस के लिए अगर मैं आपसे कहूं तो आज के समय यहां पर आपको दिखाई देगा चाइना वाला हिस्सा, चाइना का यहां पर जो है वो लगातार प्रभुत्व ये बढ़ रहा है, और इसके कारण यहां एक विवाद छिड़ रहा है जिसे कहा जाता है 9 डैश लाइन। और ये जो 9 डैश लाइन है ये चीन का, ये कहना है बच्चे कि ये लाइन बेसिकली चाइना का ही भाग है, इसका पूरा क्षेत्र जो है वो चीन का क्षेत्र है, यानी कि चाइनीज एरिया है। और इसके अगेंस्ट फिलीपींस को भारत के द्वारा जो मिसाइल दी गई है, ये मिसाइल फिलीपींस को बेसिकली इसके विरुद्ध जो है वो स्टैंड लेने में सहायता प्रदान करेगी, इसीलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे आप लोग ठीक से अपने दिमाग पर सेटल डाउन करेंगे। डन। अब जरा पीछे दिए हुए इस प्रश्न पर विचार करिए और इसे सिंक इन भी करिएगा, याद से नोट बनाइएगा और इसे सिंक इन करिएगा। जरा ध्यान से देखें, निम्नलिखित देशों में से किस समूह को जो है सभी देश आसियान देशों का हिस्सा हैं? याद करें, अभी से कुछ समय पहले मैंने आपसे यह बात कही थी। ठीक है, अब देखिए, थाईलैंड, भूटान, वियतनाम, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, फिलीपींस, ब्रुनोई, ताइवान, और इसके पश्चात ताइवान, बांग्लादेश और मलेशिया। अब आपके दिमाग में प्रश्न आए कि ताइवान है या नहीं, भूटान है या नहीं। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखने का प्रयास करते हैं। पीछे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यह है आसियान देशों का समूह, और इस समूह में आपको दिखाई देगा भाई सबसे पहले तो ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड म्यांमार वाला पार्ट। डन। सेकेंडली आपको दिखाई देगा लाओस वाला पार्ट, और भ्रमित ना हो, लाओस जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र, यहां मैं लिख दूं, एकमात्र लैंडलॉक अर्थात स्थल रुद्ध देश है, लैंडलॉक नेशन है। इसे याद रखिएगा, यह एक लैंडलॉक कंट्री है, सीमा नहीं बनाता सागर से। यह है भाई वियतनाम। वियतनाम के बाद यह हिस्सा है कंबोडिया। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल, मुर्गन टेंपल, आपको कंबोडिया में दिखाई देगा, यह भी नोट डाउन करिएगा। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो यहां आपको थाईलैंड वाला पोर्शन दिखाई देगा, इसके नीचे आएंगे तो आपको मलेशिया वाला पोर्शन दिखेगा, नीचे आएंगे तो भाई यहां आपको इंडोनेशिया वाला पोर्शन देखने को मिलता है। ओके, और इसी के आसपास ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, और इस पर 3 देश हैं, एक मलेशिया है, एक इंडोनेशिया है और एक ब्रुनोई है। ये पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड ब्रुनोई। ठीक, तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीपीय भाग बोर्नियो, उसमें एक देश ब्रुनोई, एक देश मलेशिया, एक देश इंडोनेशिया। ठीक, और इसके पश्चात ये फिर फिलीपींस वाला पार्ट, और इसके बच्चे ऊपर यहां पर ताइवान है। पर ताइवान जो है आप पाएंगे कि ये आसियान ग्रुप का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये आसियान कंट्रीज का भाग नहीं है, इसीलिए आप जो है आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे दैट थाईलैंड तो है पर बच्चे भूटान नहीं है। ओके, वियतनाम है, थाईलैंड है, इसके अलावा फिलीपींस है, बोर्नियो है, ब्रुनोई है, ताइवान है। यहां पर वियतनाम नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, मलेशिया है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर बेसिकली यहां पर तो आंसर जो है वो स्पष्ट है, पर ताइवान बेसिकली हिस्सा नहीं है। पर एक प्रश्न आता है कि कभी कभार कंफ्यूजन इस बात से होता है कि आसपास के पड़ोसी देश उसका हिस्सा है या नहीं। यहां पर प्रश्न को इजी करने के लिए भाई कहीं पर बांग्लादेश बना दिया गया, कहीं पर ताइवान बना दिया गया, कहीं पर भूटान बना दिया, पर कई बार यूपीएससी इस प्रश्न को थोड़ा सा और जो है वो कठिन कर देती है, यह कहकर कि राजधानियों के क्रम के अनुसार इसे बताएं। तब के केस में आप इसे और भी बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए,
आप कुछ इस तरीके से इसे देखें कि यहां कहीं पर आपको दिखाई देगा बच्चे, ये है हमारा इंडिया, ओके, ये म्यांमार वाला पोर्शन है, यहां आएंगे तो ये थाईलैंड वाला एरिया, ये मलेशिया वाला एरिया, और इसी तरीके से ये चलते हुए आप आएंगे तो आप पहुंच जाएंगे भाई आगे वाले पोर्शन में, ठीक है। ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये द्वीपीय क्षेत्र है, और ये कहलाता है भाई बेसिकली हमारा इंडोनेशिया वाला पार्ट, और यहां कहीं पर आपको जो है वो बोर्नियो द्वीप दिखेगा, ये है भाई हमारा वो क्षेत्र जो अभी न्यूज में है, और फिर यहां से जो है वो आपको दूसरा द्वीप दिखेगा जिसका आधा भाग एशिया, आधा भाग ऑस्ट्रेलिया, और ये है भाई पापुआ न्यू गिनी का एरिया, ये पापुआ न्यू गिनी है। मैं जरा मार्किंग कर दूं ताकि बाकी की सारी चीजें आप कनेक्ट कर पाओ। ये पापुआ न्यू गिनी वाला एरिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये जो पोर्शन है ये इंडोनेशिया है, यहां पर आपको अब ध्यान देना है, ये बोर्नियो है, ये फिलीपींस है, और ऊपर ताइवान वाला एरिया है। देखें अब जरा मैं कुछ चीजें फिल कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां आपको जो है वो पोर्शन दिखाई देगा, ये है भाई बेसिकली वियतनाम वाला पार्ट। देन आपको यहां पर दिखाई देगा ये है लाओस वाला पार्ट, ये है भाई बेसिकली हमारा कंबोडिया वाला पोर्शन। यहां आपको दिखाई देगा ये है आपका थाईलैंड वाला पार्ट। अब जरा इस पर आए, ध्यान दीजिए, ये थाईलैंड वाला पोर्शन दिखा आपने। अब जरा यहां पर ये कुछ हिस्सा इस तरीके से, ये थाईलैंड वाला पोर्शन, यहां पर फोकस करिए, ये है भाई मलेशिया वाला पार्ट, मलेशिया, फिर यहां पर ऊपर मलेशिया, और यहां पर बोर्नियो का एक भाग ब्रुनोई, ये ब्रुनोई तेल उत्पादन के लिए काफी चर्चित रहता है, इसलिए याद रखिएगा। ये है सुमात्रा, ये है जावा, और ये यहां पर छोटा सा द्वीपीय भाग ये है बाली, ठीक। और ध्यान दें यहां एक छोटा सा देश है, इसे कहा जाता है बेसिकली सिंगापुर। और जरा इस पर फोकस करिए, यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये पूरा भाग में एक छोटा सा पोर्शन आता है सिंगापुर के नाम से, और फिर यही जो है वो एग्जाम में आ जाता है। याद रखिएगा अक्सर मार्किंग में छूट जाता है कि जो सिंगापुर है ये भी आसियान कंट्रीज का हिस्सा है, और इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जरा मैं यहां पर आपके लिए मार्किंग कर दूं, भाई ये है म्यांमार वाला पार्ट, ये है थाईलैंड वाला पार्ट, ये है वियतनाम वाला पार्ट, ये है लाओस वाला पार्ट, ये है कंबोडिया, ये है मलेशिया, और फिर ये सुमात्रा इंडोनेशिया। और यहीं आपको एक क्रम याद रखना है, फिलीपींस मनीला, बोर्नियो बांद्रा सेरी बागवान, ये इसकी कैपिटल है। यहां पर मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर आएगा, यहां पर जावा जकार्ता आएगा, और ये भी याद रखना ये अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज। ये है भाई सिंगापुर की कैपिटल, बहुत कठिन नाम है इसका, आई थिंक आप समझ गए हैं, सिंगापुर सिटी, ठीक। तो ये सारी चीजें क्रम अनुसार आप याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले फिलीपींस की कैपिटल मनीला, मनीला से नीचे आएंगे तो बांद्रा सीरी बागवान ब्रुनोई की कैपिटल, इसके पश्चात जो मलेशिया है इसकी कैपिटल, फिर आएगा सिंगापुर, और फिर आएगा भाई कुआलालंपुर के नीचे सिंगापुर वाला, और फिर जो है वो जकार्ता वाला। मैंने इन देशों की कैपिटल का कंपैरिजन अभी नहीं करा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा दिमाग में, बिकॉज यहां पर फिर अंदर जाकर कैपिटल्स का कंपैरिजन करना संभव नहीं है, तो एग्जाम में भी नहीं आएगा, ठीक है।
अब ये प्रश्न मैंने आपको क्यों कराया, इस पर जरा फोकस करिए। इस प्रश्न को कराने का मुख्य उद्देश्य था कि ऐसा ही एक प्रश्न जो है आपसे पहले पूछा गया है कि भाई जो G20 के देश हैं, इनमें से कौन सा समूह G20 के देशों को प्रदर्शित करता है। जरा आइए इस पर भी एक गौर करते हैं। अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की। डन। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड। डन। ब्राजील, ईरान, सऊदी अरेबिया और वियतनाम। और लास्ट है इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और कोरिया। यह प्रश्न पूछा गया था। अब इसका उत्तर जो है आपके सामने है। जरा G20 देशों को ध्यान से देखिए। आप नक्शे पर बहुत आसानी से इसका अंदाज लगा पाएंगे कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं। सबसे पहला कनाडा, सेकंड यूएसए, थर्ड मैक्सिको। डन। अब इसी क्रम में आपको याद रखना है, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना। क्लियर? ये देश हैं, अर्थात जो मध्य अमेरिकी देश हैं ये नहीं आते। ठीक है। अब जरा एक और ध्यान दें, यहां आपको दिखाई देगा भाई इटली वाला एरिया, यूके वाला एरिया, फ्रांस वाला एरिया। ठीक। जर्मनी प्लस अब तुर्की, रशिया, इंडिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अर्थात चाइना। ओके। और इसके पश्चात जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये वो देश हैं, क्रम से याद करिएगा, ये वो देश हैं जो कि G20 का हिस्सा हैं। एग्जाम में पहले आया था इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट इससे मिलता जुलता डायमेंशन मैंने आपको अभी बताया जो न्यूज में भी था, तो ये खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए जरा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहां आप पाएंगे कि जो मैक्सिको की खाड़ी है, यहां पर पेट्रोलियम का उत्पादन जो है ये पुनः न्यूज में आ चुका है। ब्रिटेन की एक बहुत फेमस कंपनी है, बीपी नाम से इस कंपनी का जो है वो आपको कार्यालय दिखाई देगा। इस कंपनी ने पुनः यहां पर पेट्रोलियम के उत्पादन को जो है वो प्रारंभ कर दिया है। और 2010 में यहां पर एक जो है वो बड़ा विस्फोट हुआ था, डीप वाटर होराइन। ये एक प्रकार से जो है वो रिंग है जहां पर एक विस्फोट हो गया था उत्पादन में, तो बंद हो गया था, अभी फिर से स्टार्ट हो गया है। और ये एक बड़ी न्यूज भी है क्योंकि ये इलाका काफी ज्यादा सेंसिटिव है। फाइन। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे इस एरिया से ट्रेड का होना, इस एरिया पर जो है वो मैक्सिको की डिपेंडेंसी होना, लैटिन अमेरिका का तेल उत्पादन का क्षेत्र भी यहीं पर स्थित है। एक पूरी बेल्ट है, मैं अभी चर्चा करूंगा इसकी, कि पूरी बेल्ट का उपस्थित होना है जो ना केवल मैक्सिको वाले एरिया में, इवन वेनेजुएला वाले एरिया में भी जो है वो खासा पानी इसमें, खासा तेल जो है इसमें पाया जाता है। तो ये बेल्ट काफी न्यूज में रहती है। आइए चलिए जरा इस पर चर्चा करते हैं। और इस पर चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप पाओगे कि जो गुआना है और जो है वो जो वेनेजुएला है, इनके बीच में लगभग युद्ध की स्थिति बनी हुई है। और ये जो युद्ध की स्थिति है ये इसीलिए है क्योंकि वेनेजुएला की महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही और वेनेजुएला इससे उबरने के लिए तेल का उत्पादन करना चाहता है। ठीक है, तो ये एरिया पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए जरा चर्चा करते हैं हम बेसिकली गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में। ठीक है, जरा यहां पर नक्शे पर देखेंगे तो आपको काफी कुछ चीजें दिखाई देंगी, पर हम इसे थोड़ा फ्री हैंडली आइए ड्रॉ करते हैं, समझते हैं, याद करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं तो एक छोटे से नक्शे पर आइए जरा देखते हैं कि ये एग्जैक्टली उत्तरी अमेरिका में कहां आता है। तो ये है भाई हमारा उत्तरी अमेरिका वाला पोर्शन। ओके, जरा मैं इसे नीचे कर लूं तो आप इसे बेहतर तरीके से थोड़ा देख पाएंगे। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये है उत्तरी अमेरिका का पोर्शन। ओके, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं बच्चे, ये है कनाडा वाला पार्ट। और इस तरीके से आप चलते हुए जाएंगे तो यहां पर अलास्का वाला पोर्शन दिखेगा। और ये जो है ये यहां पर आपको कुछ द्वीप दिखेंगे। ओके, सो ये एग्जैक्टली वो एरिया है जो कि न्यूज में है। डन। तो इस पर जरा अपनी नजरें बनाकर रखिएगा कि ये वो प्लेस है जो अभी न्यूज में आपको दिखाई देगा। ओके, अब जरा देखिए ये जो उत्तरी अमेरिका का यानी कि नॉर्थ अमेरिका का ये दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, अर्थात जो मैक्सिको की खाड़ी है ये दक्षिण पूर्वी हिस्सा है उत्तरी अमेरिका का। ओके, हम यहां दिखते हैं भाई मैक्सिको की खाड़ी। ये जो खाड़ी है
ये है बेसिकली साउथ अर्थात दक्षिण पश्चिमी, नो दक्षिण पूर्वी ऑफ क्या, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। डन। अब जरा इस खाड़ी के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आप पाएंगे कि यह खाड़ी आपको इस तरीके से दिखाई देगी। यह है यूकेंटिया का प्रायद्वीप। आइए अभी मैं इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालूंगा ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से इसे समझ पाएं। यह फ्लोरिडा वाला पोर्शन है, ओके। और यहां पर आपको जो है वो क्यूबा द्वीप दिखाई देगा, ठीक है। तो अब जरा इस पर फोकस करिएगा। ये जो प्लेस है ये है क्यूबा, ठीक। ये जो एरिया है ये है मैक्सिको की खाड़ी, ये है मैक्सिको की खाड़ी। और यहां पर एक चीज नोटिस करिए, ठीक है। जो एरिया आपको दिख रहा है ये ऊपर वाला पोर्शन, जरा मैं आपको एक नक्शे पर भी अगर मैं दिखाना चाहूं तो देखिए ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये पोर्शन बेसिकली मैक्सिको देश का है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये यूएसए का है, ठीक है। ये पूरा पोर्शन जो है वो, माफ कीजिएगा, ये पूरा पोर्शन जो है ये मैक्सिको का है और गल्फ ऑफ मैक्सिको यहां आपको दिख रहा है। जरा मैं इसे थोड़ा करेक्ट कर दूं इस तरीके से, ठीक। ये है मैक्सिको की खाड़ी, ये है नेशन मैक्सिको, ठीक है। ये देश मैक्सिको है और यहां ऊपर जो है ये यूएसए वाला एरिया है, ठीक। और यहां पर एक राज्य है, अभी मैं आपको बताऊंगा, यूएसए का ही हिस्सा है, ओके। और यहां आपको जो है वो क्यूबा दिखाई देगा। क्लियर है? इसे आप लोग याद रखेंगे ये, क्योंकि अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेलिंग करूंगा। डन। आए जरा ध्यान से देखें, ये है भाई मैक्सिको वाला एरिया, यहां है मैक्सिको नेशन, मैक्सिको नेशन अर्थात देश, ओके। ये है भाई यहां स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, फ्लोरिडा स्टेट। ये किसका भाग है? ये यूएसए का भाग है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, मैक्सिको की जो खाड़ी है इसके पश्चात यहां आपको जो वाटर बॉडी दिखती है, याद रखें इसे कहा जाता है कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर, ओके। और यहां पर जो सागर है यह है सार्गोस सागर, सार्गोस सागर। सार्गोस सागर किसका हिस्सा है? यह अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, अटलांटिक महासागर का यह भाग है, ठीक है। कैरेबियन सागर फिर नीचे अटलांटिक से ही जो है कनेक्ट होता है, नीचे वाला हिस्सा यहां पर अन्य द्वीप समूह है, ठीक। अब चूंकि ये प्लेस न्यूज में है, आइए कुछ चीजों पर गौर करते हैं। जो फ्लोरिडा और क्यूबा वाला एरिया है, डन, और फिर यूकेंटिया वाला एरिया है। तो देखिए ये जो यूकेंटिया चैनल है, ये प्रायद्वीप, पहले मैं लिख दूं भाई यूकेंटिया, यूकेंटिया का प्रायद्वीप, ये यूकेंटिया प्रायद्वीप है। और इसी यूकेंटिया प्रायद्वीप के सामने की जो एरिया है इसे कहा जाता है यूकेंटिया जल संधि, यूकेंटिया जल संधि। ये जो यूकेंटिया जल संधि है, ये जल संधि बेसिकली किसे जोड़ रही है? तो याद रखिएगा ये गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सागर से जोड़ रही है, यानी कि मैक्सिको की खाड़ी को ये कैरेबियन सागर से जोड़ रही है। और इसी प्रकार से आपको एक प्रश्न में भी अभी मैंने इसे कोट कर रखा है, जहां आप पाएंगे कि जो फ्लोरिडा की जल संधि है वो किस किस को जोड़ती है और अलग करती है, उसमें भी इसका उपयोग होगा। तो यहां पर आप याद रखेंगे कि आपको दिखाई देगा ये है, ये वाला एरिया, ये कहलाता है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा की जल संधि,
ठीक, इसे स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा कहते हैं। ओके, तो ये फ्लोरिडा की जल संधि है, ये स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है, यहां पर आपको ये एरिया दिख रहा है। क्यूबा के लिए कुछ डायमेंशन याद रखिए कि इसे जो है वो बाउल ऑफ शुगर, अर्थात ये बेसिकली शक्कर के उत्पादन के लिए हेतु प्रसिद्ध है, पहली बात। दूसरी बात भाई याद रखें कि जो क्यूबा है ये अपने सिगार के लिए भी, सिगार उत्पादन हेतु भी काफी प्रसिद्ध है, और इतिहास में इसे क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। एक समय पर विश्व युद्ध का तीसरा चरण अर्थात वर्ल्ड वॉर 3 क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के कारण होने वाला था, जब यूएसएसआर ने यहां पर अपनी, उस समय का रशिया यहां पर अपनी मिसाइल्स रख दी थी जिससे फ्लोरिडा को वो टारगेट कर सके। तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे कहा जाता है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, इसे भी याद रखिएगा। मेक्सिको की जो खाड़ी है, इस खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां भी आपको याद रखनी चाहिए। यहां आपको दिखाई देगा भाई एक वृहद नदी, इसे कहा जाता है मिसिसिपी नदी। ठीक है, यह कहलाती है मिसिसिपी रिवर। ओके, इसे याद रखेंगे। और मिसिसिपी नदी के लिए एक और डायमेंशन याद रखना, यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है भाई ये। कहां की? उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की। कहां जाकर अपना जल विसर्जित कर रही है? मैक्सिको की खाड़ी में। डन। इसके अलावा यहां ध्यान दीजिए कि एक और नदी आ रही है, और जरा इस पर भी गौर करिएगा, मैंने यहां पर इसका डेल्टा काफी ज्यादा विस्तृत बनाया है। आइए एक डायमेंशन आपको इसके बारे में बता दूं। याद रखें कि एकमात्र आपको बर्ड फुट डेल्टा अर्थात पंजाकार जो डेल्टा है, विश्व में इसका एकमात्र उदाहरण जो है वो मिसिसिपी रिवर है। मिसिसिपी रिवर उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी, नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी भाई। इसके अलावा जिसकी एक सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी इसकी है मिसौरी। और एक और बात याद रखिएगा, इसी के मैदान में, इसी का मैदान जो है वो उत्तरी अमेरिका और खासकर यूएसए में खाद्यान्न उत्पादन का आधार है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा कि यहां पर मक्के का उत्पादन होता है, मक्के का उत्पादन होता है। और एक बात बताइए, मक्के से का उपयोग कहां होता है? तो याद रखिए कि मक्के का सबसे बड़ा उपयोग जो है मवेशियों के लिए हो रहा है, मवेशियों के भोजन के लिए होता है। अर्थात ये जो है वो मांस पर आधारित जो उद्योग है, उद्योगों का भी आधार है ये रिवर। डन। इसके अलावा ये जो नदी है, ये जो मक्का है, ये काफी ज्यादा ग्लूकोज उत्पादन में भी उपयोग होता है। और एक बात बताइए, जब आप दुकान में खरीदने जाते हैं ग्लूकोज, तो आप क्या बोलकर खरीदते हैं? आप बोलते हैं ग्लूकोन-डी दे दीजिए। और ग्लूकोन-डी कहां की कंपनी है? अंदाज लगा पा रहे होंगे, यूएसए की कंपनी है। ओके, तो ये मक्का उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। और लास्टली आप ये याद रखिएगा कि मिसिसिपी ही एकमात्र नदी है जो इस प्रकार से स्पष्ट तौर पर ये डेल्टा बनाती है। कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ये नदी आती है भाई
और आने के पश्चात जो है ये इस तरीके से सागर में प्रवेश करती है और फिर कई ऐसी धाराओं में विभाजित हो जाती है। और अभी आप शॉक्ड हो जाओगे देखकर कि ये जो धाराएं हैं ये जमीन पर विभाजित नहीं हो रही, ये सागर में विभाजित हो रही हैं। ये सागरीय भाग है और सागरीय भाग में जमीनी हिस्सा इस प्रकार से निकला हुआ है और ये नदी आ रही है इस भाग में। कभी डिटेल में चर्चा करेंगे इस बारे में कि ये किस प्रकार से निर्मित होता है। डन। चलिए वापस आते हैं। तो एक हो गई भाई मिसिसिपी नदी, इसमें एक और नदी अपना जल विसर्जित कर रही है। जरा अपना फोकस फिर से इधर लाइए और ध्यान से देखिए, याद रखें यहां पर एक और नदी आएगी। इस नदी को कहा जाता है रियो ग्रैंड नदी। और याद रखना कि ये रियो ग्रैंड नदी भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी भाई अपना जल विसर्जित करती है। और एक और नदी भाई यहां से आते हुए, अभी मैं इस नदी पर भी आऊंगा। ये 3 नदियां हैं, पर पहले हम रियो ग्रैंड रिवर को देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आपको दिखाई देगा एक और नदी रियो ग्रैंड नदी। और ये जो नदी है ये यूएसए तथा मैक्सिको इसकी प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप नोट डाउन करेंगे, याद रखिए कि जो यूएसए में इलीगल तौर पर जो लोग प्रवेश करते हैं वो इसी नदी को पार करके, नदी का उपयोग करते हुए प्रवेश करते हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, यूएसए और मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी ये है। फाइन। तो यहां आप इस नक्शे पर भी सेम चीज को देख पाएंगे। और जरा मैं आपको इसे एक बार एटलस पर यहां पर भी दर्शाऊं तो याद रखें कि यह पूरा क्षेत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, इन सारी इंफॉर्मेशंस को आप लोग नोट डाउन करेंगे। ओके, जरा इस सारी इंफॉर्मेशन को आप एक बार माइंड में आगे बढ़ने से पहले जो है वो रिवाइज कर लें। ये यूकेंटिया वाला चैनल है, यहां आपको जो है वो सारी मार्किंग्स दिखाई दे रही हैं जो हमने देख रखी हैं। अब चलिए जरा यहां ध्यान दीजिए लास्ट रिवर पे। ओके, देखिए यहां पर ये मिसिसिपी रिवर है, ये रियो ग्रैंड रिवर है और ये आपको दिखाई देगा लास्ट रिवर। फाइन, इसे कहा जाता है ग्री लावा, या कई बार इसे जो है वो मैक्सिको का लास्ट रिवर्स भी कहते हैं, लास्ट रिवर भी कहते हैं। पर लास्ट एग्जैक्टली बोलना राइट नहीं होता, परंतु फिर भी ये इन नटशेल कई बार इस प्रकार से नाम से बुलाया जाता है, लास्ट रिवर ऑफ जो है मैक्सिको, बड़ी रिवर्स में से एक है। अब जरा आइए इस प्रश्न पर फोकस करिए। ठीक है, यहां एक प्रश्न पूछा गया कि भाई निम्न कथनों पर आप विचार करें। ठीक, इसमें पहला कथन है भाई यूकांट या यूकेंटिया फाइन का जो प्रायद्वीप है ये कैरेबियन सागर के उत्तर में है। मैंने कैरेबियन सागर आपको बताया था, नक्शा आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो फ्लोरिडा की जल संधि है ये क्यूबा के उत्तर में है। लोकेशनल एनालिसिस है, याद रखिएगा। और लास्ट है भाई कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर के संगम पर जो है वो आपको यूकेंटिया या यूकांट चैनल दिखाई देगा। दोनों ही नाम सेम है, डोंट वरी, बिल्कुल एक जैसे हैं। अब जरा मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा जो है वो कथन सही है और कौन सा गलत है। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसका सही उत्तर क्या है तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। पहला कथन जहां लिखा हुआ है कि जो यूकॉन का प्रायद्वीप है ये कैरेबियन सागर के उत्तर में है। अब जरा बताइए, यूकॉन का हमने जो प्रायद्वीप देखा वो इस स्थान पर आता है और ये स्थान जो है वो क्या आपको कैरेबियन सागर के उत्तर में दिख रहा है? अगर मैं आपसे कहूं तो कैरेबियन सागर ये है, ये उत्तर पश्चिम की दिशा है। स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। फ्लोरिडा की जो जल संधि है ये क्यूबा के उत्तर में है। जरा फिर से देखें, ये है भाई फ्लोरिडा ऊपर वाले पोर्शन में, यहां पर आपको दिखाई देगा फ्लोरिडा।
और ये फ्लोरिडा की जलसंधि, ये क्यूबा के उत्तर में है, तो जी हां ये बिल्कुल उत्तर में दिखाई दे रही है। और जो लास्ट वाला है कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर के संगम पर यूकेंटिया चैनल है। कैरेबियन सागर और अटलांटिक, जरा देखें, ये है कैरेबियन सागर और ये है अटलांटिक महासागर। क्या इसके संगम पर स्थित है? कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर संगम पर स्थित है यूकेंटिया चैनल? तो नो, ये बेसिकली दोनों एरिया, अर्थात यहां आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको और ये कैरेबियन सागर, इसके संगम पर ये स्थित है। आई थिंक आपके लिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रही है। अब देखिए, अगर आप इन सब चीजों को नोट डाउन करते हैं, अपने दिमाग में सिंक इन करते हैं, इसे याद कर लेते हैं, तो आपको आने वाले टाइम पर काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है इन सब चीजों को सिंक इन करने में, याद करने में। पीडीएफ डेफिनेटली मेरे टेलीग्राम चैनल अभिनव बोहरे ज्योग्राफी में आपको अवेलेबल मिल जाएगी, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, सो इस उम्मीद के साथ कि मैं आने वाले समय में आप सभी को या तो इन बैचेस में देखने वाला हूं और नहीं तो भाई मैं इन क्लासेस में आपको देखने वाला हूं। देखिए, सबसे पहला जीएस फाउंडेशन बैच, P2I बैच है, इंटरव्यू तक की तैयारी कराएगा, प्री भी, मेंस भी और आवासीय सुविधा भी दिलाएगा। और एक और बात, देखिए, अगर आप बेसिकली ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ जाएंगे, ज्योग्राफी ऑप्शनल खासकर, तो ये जो मैपिंग आप देख रहे हैं ये तो आपको रटी हुई होगी, मतलब आप इसे पूरी तरह से डाइजेस्ट कर चुके होंगे। फाइन। सेकंड इंपॉर्टेंट बात कि ये ऑप्शनल आपको प्री में जो है क्वालिफाई कराने की गारंटी देता है, क्योंकि इसके जितने प्रश्न आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कोई और ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर करता हुआ नहीं दिख सकता। आपके लिए वो प्रश्न जो सभी के लिए अतिशय कठिन होते हैं इज लाइक अ पीनट। फाइन। इसके अलावा आपका जीएस पेपर 1 पूरा कवर होता है। जियोपॉलिटिक्स का ये सब्जेक्ट पेरेंट सब्जेक्ट है, मतलब जन्मा है जियोपॉलिटिक्स इस भूगोल ऑप्शनल से। आपको मजा आएगा, आपको पढ़ना अच्छा लगने लगेगा अगर आप सही स्थान से इसे पढ़ते हैं तो। और आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस टू स्टडी भूगोल अर्थात ज्योग्राफी। ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इन डेप्थ एनालिसिस होगा, आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल पर होगी। और आप इस सब्जेक्ट में, इस बात को बहुत खुले दिल से कह सकता हूं कि अगर आप इस बैच का पार्ट बनते हैं तो यू विल फॉल इन लव विथ ज्योग्राफी। आपको ज्योग्राफी से प्रेम हो जाएगा, इतना इंटरेस्टिंग लगेगा चीजों को समझना। कहीं पॉलिटिक्स आती है, कहीं पर जो है वो किसी चीज के पीछे का इतना जो है गूढ़ रीजन आता है कि आपको जानकर रोचकता इसके लिए डेवलप होगी। इस उम्मीद के साथ कि मैं इन बैचेस में भी आपको देखने वाला हूं, और इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट सैटरडे आप फिर से आएंगे शाम को 8 बजे और इस सीरीज को डेफिनेटली कवर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।